आज हमारे सामने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2024 की 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की वार्षिक परीक्षा का हल किया हुआ प्रश्न पत्र है। सेट ए, कोड 1212। हाँ। हमारा मकसद साफ है, इस पूरे प्रश्न पत्र को शुरू से आखिर तक समझना। हम हर सवाल और उसके जवाब को देखेंगे ताकि ना सिर्फ सही उत्तर पता चले बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी साफ हो जाए। बिल्कुल। और ये पत्र 2 भागों में बटा है। भाग अ, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और भाग ब, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए इसे खोलते हैं और पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो भाग अ का पहला सवाल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? और इसका उत्तर दिया गया है बी, वस्तु कीमत का निर्धारण। बिल्कुल। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। वस्तु कीमत का निर्धारण एक विशेष बाजार में मांग और पूर्ति से होता है, जो इसका मुख्य विषय है। और बाकी विकल्प जैसे राष्ट्रीय आय और समग्र मांग, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय हैं। वो बड़ी तस्वीर है। समझ गई। अगला सवाल, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो शुरू में सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, मतलब हमें उससे संतुष्टि मिलती है। सही। फिर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर वो शून्य हो जाती है, और अगर उसके बाद भी उपभोग जारी रखें तो वो ऋणात्मक हो जाती है, मतलब हमें परेशानी होने लगती है। अच्छा, अब प्रश्न 3 सही समीकरण चुनने के बारे में है। सही उत्तर है सी, MR = डेल्टा TR डेल्टा Q। सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक और इकाई बेचने से कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू में कितना बदलाव आया। ये सूत्र उसी को दिखाता है। ठीक है। और प्रश्न 4, सम विच्छेद बिंदु जिसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, उस पर फर्म का लाभ हानि क्या होता है? उत्तर है ए, 0। जी, इसे ब्रेक इवन पॉइंट इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि यहाँ कुल आगम और कुल लागत बराबर होते हैं। TR = TC, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। और 5वां, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग व पूर्ति की शक्तियां, इसका उत्तर है सी, बराबर होती हैं। ये बाजार संतुलन की मूल शर्त है, जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं। D = S। चलिए अब कुछ रिक्त स्थान और तर्क वाले प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 6, स्वतंत्र अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उत्तर है बाजार शक्तियों का यानी मार्केट फोर्सेस। हाँ। प्रश्न 7, यदि पूर्ति की लोच 1 से अधिक है तो पूर्ति क्या होती है? उत्तर है लोचदार, इलास्टिक। मतलब ES1, कीमत में छोटे से बदलाव से सप्लाई में बड़ा बदलाव आ जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 8, जब MR धनात्मक होता है तो TR घटती दर से बढ़ रहा होता है। ये MR और TR के बीच का एक क्लासिक संबंध है, जैसा हमने पहले भी शायद बात की थी। हाँ। अब आते हैं प्रश्न 9 पर, जो अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन A है, बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्य संयोगों को प्रकट करता है। ये तो सच है। और तर्क R है, संतुलन की स्थिति में तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करते हैं। ये भी सच है। हाँ, दोनों कथन अपने आप में बिल्कुल सच है, पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तर्क R अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट रेखा के बाहर का संयोग आपकी आय की कमी के कारण अप्राप्य है, उसका संतुलन की शर्त से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उत्तर B सही है। अच्छा, अब समझाओ। प्रश्न 10 भी ऐसा ही है। अभिकथन A, पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा समरूप धारणाएं हैं। ये असत्य है। और तर्क R, बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची से है। ये सत्य है। पूर्ति पूरा वक्र है और पूर्ति की मात्रा उस वक्र पर एक बिंदु, दोनों अलग है, इसलिए अभिकथन गलत है पर तर्क सही है। तो जवाब हुआ D। प्रश्नों पर आते हैं जिनमें थोड़ी व्याख्या की जरूरत है। प्रश्न 11, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? जैसा हमने पहले भी चर्चा की, ये किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन है। इसका सूत्र है MRN = TRN TRN-1
या फिर MR इक्वल्स डेल्टा TR डेल्टा Q। और इसी में एक और विकल्प था, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में 3 अंतर बताएं। देखिए, मुख्य अंतर हैं समय अवधि, साधन परिवर्तन और अनुपात का। कारक के प्रतिफल अल्पकाल यानी शॉर्ट रन में लागू होते हैं, जहां सिर्फ परिवर्तनशील साधन बदलते हैं। बिल्कुल, जबकि पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल यानी लॉन्ग रन में लागू होते हैं, जहां सभी साधन एक ही अनुपात में बदलते हैं। ठीक है। अब प्रश्न 12 में एक ग्राफ के जरिए पूछा गया है कि मांग स्थिर रहने पर पूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि ग्राफ में दिखाया भी गया है, जब पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसककर S से S1 हो जाता है तो संतुलन कीमत यानी प्राइस कम हो जाती है, OP से OP1 हो जाती है और संतुलन मात्रा क्वांटिटी हाँ। बढ़ जाती है, OQ से OQ1 हो जाती है। प्रश्न 13 आर्थिक समस्या क्या है और इसके कारण क्या है। उत्तर में लिखा है चयन की समस्या। और यही तो अर्थशास्त्र का मूल है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, असीमित आवश्यकताएं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा, सीमित साधन, स्केर्स रिसोर्सेज। और तीसरा, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस। इन तीनों के कारण ही हमें चुनना पड़ता है। बिल्कुल। अब प्रश्न 14 में लागत की गणना के लिए एक तालिका पूरी करनी है। यहाँ तर्क बहुत सीधा है। जब आउटपुट Q 0 है तो जो कुल लागत TC है वही कुल स्थिर लागत TFC होती है, जो यहाँ 75 है। और ये हर स्तर पर 75 ही रहेगी। सही। फिर बस AFC इज इक्वल टू TFCQ और AVC इज इक्वल टू TC माइनस TFCQ जैसे सूत्र का उपयोग करके बाकी तालिका भरी जा सकती है। चलिए अब बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, पूर्ति में वृद्धि के कारण लिखें। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे तकनीकी प्रगति, आदानों की कीमतों में कमी, करों में कटौती और बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि। ये सभी कारण उत्पादन लागत को कम करते हैं या मुनाफे को बढ़ाते हैं, जिससे सप्लायर ज्यादा पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रश्न 16 एक न्यूमेरिकल है। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की कीमत लोच की गणना करें। हाँ, इसमें कीमत 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए होती है और कुल व्यय 80 रुपए से घटकर 50 रुपए हो जाता है। तो कीमत बढ़ रही है और कुल खर्च घट रहा है। जब कीमत और कुल व्यय में ऐसा उल्टा यानी विपरीत संबंध हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, मतलब ED1 मांग लोचदार है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 17 पूर्ति में परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में है। इसमें 2 मुख्य अंतर समझने होते हैं। पहला है पूर्ति का विस्तार या संकुचन, जो कीमत बदलने से पूर्ति वक्र पर ही ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल। और दूसरा है पूर्ति में वृद्धि या कमी, जो कीमत के अलावा दूसरे कारकों जैसे तकनीक या लागत के बदलने से होता है। इसमें पूरा पूर्ति वक्र ही दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जूम आउट करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं। बिल्कुल। भाग ब, प्रश्न 18 एक निश्चित समय अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं। उत्तर है B प्रवाह, फ्लो। हाँ, प्रवाह को प्रति घंटा या प्रति माह जैसी अवधि में मापा जाता है। और स्टॉक को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। जैसे आज आपके बैंक खाते में कितना पैसा है, वो स्टॉक है। समझ गई। अब कुछ तेज सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। A केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। B 1935 में। और APC का सही सूत्र क्या है। D APC इज इक्वल टू CY। APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है कि हम अपनी आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। प्रश्न 22 भुगतान शेष के आर्थिक सौदों को किस वर्ग में बांटा गया है। उत्तर है D उपरोक्त सभी, यानी दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। भुगतान शेष एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो एक देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है। अब कुछ रिक्त स्थान, गृहस्थ क्षेत्र वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग यानी कंजम्पशन करता है। सही। कर सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य यानी कंपल्सरी भुगतान है। हाँ, ये ऐच्छिक नहीं है। और भारत में मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम विधि का प्रयोग होता है। और अब तर्क वाले प्रश्नों में प्रश्न 27 दिलचस्प है। अभी कथन है कि छात्रवृत्ति एक राजस्व व्यय है और तर्क यह है
कि इससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। यहाँ क्या लगता है? यहाँ दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि राजस्व व्यय वही होता है जिससे कोई संपत्ति ना बने। ये एक तरफा हस्तांतरण भुगतान है, इसलिए उत्तर ए सही है। ठीक है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के बड़े सवालों पर आते हैं। प्रश्न 28 एक न्यूमेरिकल है। यदि डेल्टा आय बराबर 100 करोड़ और एमपीसी बराबर 0.5 हो तो आय में वृद्धि ज्ञात करें। इसके दो चरण हैं। पहले हमें गुणक यानी मल्टीप्लायर निकालना होगा। k बराबर 1 एमपीसी। तो k बराबर 10.5 यानी 2 हो गया। बिल्कुल। फिर आय में वृद्धि डेल्टा y निकालने के लिए डेल्टा y बराबर k इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा y बराबर 2 इंटू 100 यानी 200 करोड़ रुपए। 100 करोड़ के निवेश से 200 करोड़ की आय बढ़ी। ये तो कमाल है। प्रश्न 29 और 30 में अंतर पूछा गया है। व्यापार शेष वीएस भुगतान शेष और अंतिम वस्तुएं वीएस मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए, मुख्य अंतर ये है कि व्यापार शेष बीओटी संकीर्ण है। इसमें सिर्फ दृश्य मदे मतलब सामान का आयात निर्यात शामिल है। और भुगतान शेष व्यापक है। हाँ, बीओपी में दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण सब कुछ शामिल है। इसी तरह अंतिम वस्तुएं उपयोग या निवेश के लिए होती हैं और राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं पुनः बिक्री या कच्चे माल के लिए होती हैं और इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल दोहरी गणना से बचने के लिए। प्रश्न 31 न्यून मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय क्या है? न्यून मांग मतलब अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। इसे ठीक करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर सकती है, जैसे सड़कें या स्कूल बनाना। हाँ, या फिर करों में कमी कर सकती है ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने को ज्यादा पैसा हो, या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब नए नोट छापकर खर्च करना। ये सब अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने के उपाय हैं। प्रश्न 32 प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। और अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष कर का भार दूसरों पर टाला जा सकता है, जैसे जीएसटी। लगता दुकानदार पर है, पर वो कीमत में जोड़कर ग्राहक से वसूल लेता है। अब अंतिम दो प्रश्न। प्रश्न 33 राष्ट्रीय आय की आय विधि। इस विधि में उत्पादन के सभी साधनों को जो भुगतान मिलता है उसका योग किया जाता है। इसके मुख्य घटक क्या हैं? इसके मुख्य घटक हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष जिसमें लगान, ब्याज, लाभ आता है, और तीसरा है मिश्रित आय। और हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 34 केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के कार्य। आरबीआई के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नोट जारी करना जिसे करेंसी अथॉरिटी कहते हैं। ये सरकार का बैंकर है और सभी बैंकों का भी बैंक है, एक तरह से अंतिम ऋणदाता। बिल्कुल। और सबसे जरूरी काम है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। रेपो रेट वगैरह से यह अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करता है और साथ ही ये विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है। तो ये था 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं से लेकर समष्टि अर्थशास्त्र की बड़ी नीतियों और केंद्रीय बैंक के कार्यों तक हर सवाल को समझा। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक एक कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ा हुआ है। पहले हिस्से में पढ़ी गई मांग और पूर्ति की साधारण सी बात आगे चलकर सरकार की राजकोषीय नीति को समझने का आधार बनती है। तो हमारी श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल। इस पूरे पेपर को देखने के बाद सोचिए कि इनमें से कौन सा आर्थिक सिद्धांत आपके दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है। क्या वो बाजार में किसी चीज की कीमत है या सरकार की टैक्स नीति? इस पर विचार जरूर कीजिए।